हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? स्टूडेंट, आज हमारा ये क्लास होगी लाइव क्लास 11वीं क्लास में, 11वीं H2 यानी कि हिंदी मीडियम सेक्शन में है बच्चों। और आज हम 11वीं क्लास में आपको टॉपिक पढ़ाएंगे सोइल के बारे में, यानी मिट्टी। मिट्टी को बच्चों मृदा भी कहते हैं। तो आज आपको पढ़ाया जाएगा मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मिट्टी क्या है, व्हाट इज सोयल। ठीक है ना? देखिए, इस पे लिखा है मीनिंग ऑफ सोयल, यानी कि मिट्टी का क्या है। बच्चों, मिट्टी हमारी पृथ्वी के धरातल की एक पतली परत है जो चट्टानों के टूट फूट विखंडन के द्वारा बनी है और उसमें जीव अवशेष मिलने के कारण वह उपजाऊ होती है। आप समझ गए होंगे कि मिट्टी क्या है। तो बच्चों, आप देखिए, मीनिंग ऑफ सोयल, मिट्टी का अर्थ मैंने बताया कि ये हमारे पृथ्वी के धरातल की एक पतली परत होती है। और बच्चों, मिट्टी एक प्राकृतिक और नवीनीकरण संसाधन है। हम कह सकते हैं कि सोयल इज नेचुरल रिसोर्स एंड रिन्यूएबल रिसोर्स। ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और एक प्राकृतिक संसाधन है। एंड सोयल इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। और सोयल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है बच्चों, क्योंकि मानव की लगभग 90% एक्टिविटी सोइल के द्वारा होती है। चाहे वो खेती के रूप में हो, चाहे मकान बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग हो, चाहे इसके साथ पशुओं के चारे के उगाने के रूप में मिट्टी का उपयोग हो, है ना। चाहे पोटरमैन अपने सोइल पोट बनाई, मिट्टी के बर्तन बनाई और अपनी आजीविका चलाई। तो हम कह सकते हैं कि मानव की 90% आवश्यकताएं हमारी मिट्टी के द्वारा पूरी होती है। अब बच्चों, आपको मैं पढ़ाऊंगा भारत में मिट्टियों के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल इन इंडिया। देखिए, क्लासिफिकेशन सोयल ऑफ इंडिया। बच्चों, सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा मैं दोमट मिट्टी के बारे में। नंबर 1, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों दोमट मिट्टी। इसे एलुवियल सोइल के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, दोमट मिट्टी को अवसादी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि दोमट मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमने से होता है। नदियां जब पहाड़ी क्षेत्र को या पठारी क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भागों में आती हैं, तो अपने साथ वे मिट्टी अवसाद बहाकर लाती हैं, फिर उनको जमा कर देती हैं, जिससे इस दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। बच्चों, भारत के लगभग 40% एरिया में ये दोमट मिट्टी पाई जाती है। अब आप देखिए, ये भारत का मानचित्र है बच्चों। अगर यहाँ हम दोमट मिट्टी को दिखाना चाहेंगे तो हम दिखाएंगे कि दोमट मिट्टी गंगा यमुना के मैदान में और इसके साथ सुंदरवन डेल्टा है बच्चों। ये डेल्टाई भागों में दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो दोमट मिट्टी बच्चों गंगा यमुना के मैदान, हम कह सकते हैं उत्तरी उपजाऊ मैदान, और डेल्टाई भागों में दोमट मिट्टी पाई जाती है। और बच्चों, ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और उसके साथ साथ इसमें ह्यूमस भी पाया जाता है। तो बच्चों, इस मिट्टी में, दोमट मिट्टी में बच्चों मेन क्रॉप्स व्हीट यानी कि गेहूं, राइस, चावल, शुगर केन, गन्ना और इसके साथ एक्सेट्रा पल्सेस वगैरह भी इसमें बड़े पैमाने पर पैदा की जाती है। हम कह सकते हैं कि भारत में दोमट मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है और एक महत्वपूर्ण मिट्टी है। सेकंड आती है बच्चों काली मिट्टी। काली मिट्टी को बच्चों ब्लैक सॉइल कहते हैं। ब्लैक यानी कि काले रंग की। इसका काला रंग क्यों है बच्चों? काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के समय भूमि के नीचे से जो लावा और मैग्मा निकलता है और निकल के आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, ठंडा होने पर वह काली मिट्टी का निर्माण करता है और उससे ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। बच्चों, काली मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी है और इसके साथ इस मिट्टी में
कपास का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए काली मिट्टी को कपास की मिट्टी या कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ स्थानीय नाम भी हैं। कहीं पर काली मिट्टी को रेगन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं पर इसको चिकनी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए भारत के मानचित्र में आप देखेंगे कि काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। बच्चों ये देखेंगे, ये जो मैंने एरिया आपको दिखाया है ये गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया है। गुजरात और महाराष्ट्र में बच्चों बड़े पैमाने पर काली मिट्टी पाई जाती है और यही कारण है कि यहाँ कपास का उत्पादन अधिक होता है और कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण ही गुजरात में और महाराष्ट्र में सूती मिलें अधिक लगी हुई हैं, क्योंकि उन्हें पास से ही कपास यानी कि रॉ मटेरियल प्राप्त हो जाता है यहाँ के किसानों से। तो काली मिट्टी बच्चों गुजरात, महाराष्ट्र, इसके साथ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और इसके साथ तमिलनाडु के कुछ भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। पंजाब के कुछ भाग में भी बच्चों काली मिट्टी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश के झांसी और जालौन जिले हैं, इनमें भी काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखेंगे काली मिट्टी का क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ है बच्चों। ब्लैक सॉइल सबसे पहले देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का कुछ पोर्शन इसमें दिखाया है, सम पोर्शन ऑफ तमिलनाडु एंड सम पोर्शन ऑफ पंजाब एंड सम पोर्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बच्चों काली मिट्टी पाई जाती है और मैंने आपको बताया कि काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए इसे कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। समझ रहे ना आप अच्छी तरह से। अब देखिए नंबर 3, लाल व पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। बच्चों लाल और पीली मिट्टी, ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती बच्चों, इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। और लाल पीली मिट्टी हमारे देश में बच्चों मुख्य रूप से देखिए ये उड़ीसा है, उड़ीसा में और इसके साथ आंध्र प्रदेश के ऊपरी पोर्शन में और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। बच्चों ये मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं होती, लेकिन इसमें खाद और यदि इरिगेशन सिंचाई की सुविधा मिल जाती है तो इसमें मोटे अनाज पैदा कर लिए जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारी नंबर 4, लैटराइट मिट्टी। इसे लैटराइट सोल के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो लैटराइट मिट्टी देखिए, लैटराइट मिट्टी लेटर शब्द से बनी। लेटर, लेटर का मतलब है ईंट, जिसे ब्रिक्स के नाम से जानते हैं, जिससे भवन बनाए जाते हैं। तो बच्चों इसका रंग जैसे ईंट का चूरा होता है ना, ईंट टूट जाती है उसका चूरा सा हो जाता है, इस तरह से इसका कलर है लैटराइट मिट्टी का। तो लैटराइट मिट्टी भारत के मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाई जाती है और असम के कुछ पोर्शन में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। असम का थोड़ा सा पोर्शन ऐसा है जिसमें लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये मिट्टी वहां पर पाई जाती है बच्चों जहां पर वर्षा अधिक होती हो और इसके साथ आर्द्रता अधिक पाई जाए और तापमान भी अधिक होता है। तो ये लैटराइट मिट्टी बच्चों केरल, ये केरल राज्य है बच्चों, यहाँ पर केरल में, इसके साथ तमिलनाडु और इसके साथ कर्नाटक में पाई जाती है बच्चों और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। अब आप देखेंगे भारत के मानचित्र में कि लैटराइट मिट्टी मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का कुछ पोर्शन इसमें है, इसके साथ असम राज्य में ये मिट्टी पाई जाती है। बच्चों लैटराइट मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम होती है, जो इसकी फर्टाइल पावर होती है वो कम होती है और इसके साथ साथ इस मिट्टी में यदि हमें फर्टिलाइजर्स मिल जाएं या खाद मिल जाए इसमें डालने के लिए
तो खाद और सिंचाई यानी कि पानी की सुविधा के सारे हम इसमें कुछ फसलें उत्पन्न कर लेते हैं और ये मिट्टी दक्षिण भारत की मुख्य रूप से मिलती है। इसके बाद आता है बच्चों नंबर 5, मरुस्थलीय मिट्टी। इसे बच्चों एरिड सोइल के नाम से भी जानते हैं, ARID, एरिड सोइल। मरुस्थलीय मिट्टी, इसे बालू मिट्टी भी कहते हैं। देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी बच्चों भारत में वहां पाई जाती है जहां भारत में मरुस्थल है। मरुस्थल भारत में राजस्थान और उत्तरी गुजरात और इसमें दक्षिण और पश्चिम पंजाब का कुछ भाग आता है। तो बच्चों इसमें आप देखेंगे यहाँ पर मानचित्र में जो मैंने ये दिखाया है, यहाँ एरिड सोइल पाई जाती है, इसे मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से पंजाब का इसमें दक्षिण और पश्चिम थोड़ा सा भाग आता है, इसके साथ राजस्थान और उत्तरी गुजरात का ये पोर्शन आता है। बच्चों ये मिट्टी रेतीली होती है और ये मिट्टी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है और ये सूक्ष्म मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी होती है। तो इस मिट्टी में यदि हमें सिंचाई की सुविधा मिल जाती है और इसके साथ साथ खाद की सुविधा मिल जाती है, तो कुछ भागों में, कुछ पोर्शन में इसमें उत्पादन किया जाता है। जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के बन जाने के कारण यहाँ गेहूं और उसके साथ सरसों, ज्वार, बाजरा आदि का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा है, क्योंकि पानी की सुविधा हो गई इंदिरा गांधी नहर के आ जाने से। तो इस प्रकार से ये मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी कहलाती है और इस मिट्टी में सूक्ष्मपन होता है, पानी की कमी होती है। इसलिए वनस्पति के रूप में देखा जाए तो कांटेदार झाड़ियां, नागफनी के पौधे, है ना, इस तरह की कीकर आदि यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद आता है बच्चों नंबर 6, इसे कहते हैं पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। बच्चों भारत में माउंटेन सॉइल वहां पाई जाती है जहां पर माउंटेन है। भारत के यदि हम उत्तरी पोर्शन को देखें और पूर्वी पोर्शन को देखें तो ये हिमालय रेंज है, जम्मू कश्मीर से लगाकर ये अरुणाचल प्रदेश तक कौन सी रेंज है बच्चों? हिमालय पर्वत की रेंज है। तो हिमालय पर्वत की रेंज के दक्षिण भाग में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यदि हम अधिक ऊंचाई की बात करें तो वहां तो बर्फ जमी हुई है हिमालय पर, है ना, और उसकी अधिक ऊंचाई पर बात करें तो वहां पर वृक्ष है। इसलिए वहां हिमालय के दक्षिण पोर्शन में ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और पर्वतीय मिट्टी बच्चों पर्वतीय ढालों पर होती है। इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, लेकिन एक बात अच्छी है कि इस मिट्टी में भरपूर मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। अब बच्चों बार बार आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर हमें बार बार बता रहे हैं ह्यूमस, ह्यूमस क्या है? देखिए, बोर्ड पर लिखा है मैंने HUMAS, ह्यूमस। बच्चों मिट्टी में जो उपजाऊ या उर्वरता क्षमता होती है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होती है? जब मिट्टी में पेड़ों की पत्तियां गिरती रहती हैं, उनका खाद लगता रहता है या गोबर का कंपोस्ट खाद हम उसको देते हैं, तो आप देखिए जिस मिट्टी में हम गोबर की खाद डालते हैं तो वो थोड़ा सा हल्का स्लेटी रंग की हो जाती है मिट्टी, तो उसमें भरपूर मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। और यदि हम कोई उसमें फसल पैदा करनी चाहें तो अच्छी फसल होती है, क्योंकि उसको जो पोषक तत्व मिल रहे हैं वो ह्यूमस के माध्यम से मिट्टी में हैं और पौधों को पूरी तरह से मिलते हैं। इसलिए जिस मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है वह मिट्टी उपजाऊ होती है। अब समझ रही मेरी बात को अच्छी तरह से? तो पर्वतीय मिट्टी में बच्चों जहाँ ये पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ पर वृक्ष काफी बड़े पैमाने पर होते हैं, यानी कि वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, उनकी पत्तियां टूटती रहती है, मिट्टी मिलती रहती है और नेचुरली खाद उसमें लगती रहती है। तो इस मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है। इसलिए इस मिट्टी में बच्चों जैसे पोटैटो, आलू, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, है ना, टी ट्री यानी कि चाय के पेड़, चाय के बागान इसमें लगाए जाते हैं। तो इस तरह के जो क्रॉप्स हैं उसमें वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। और कहीं कहीं जहाँ पर्वतीय ढलानी भाग होता है वहाँ पर राइस का भी प्रोडक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों, मैंने भारत में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में यानी मिट्टी का वर्गीकरण किया है। तो उसमें बताया आपको दोमट मिट्टी, काली मिट्टी,
लाल कोरपीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। आपकी समझ में आया बच्चों? आशा करता हूँ कि ये मिट्टी का जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है, प्रकार बताए हैं भारत में, ये आपने अच्छी प्रकार से समझ लिए होंगे। अब बच्चों इसके बाद आता है सोयल इरोजन, मिट्टी अपरदन। इरोजन का मतलब होता है अपरदन। देखिए इरोजन का मतलब होता है बच्चों अपरदन, और अपरदन का मतलब होता है कि जब मिट्टी किन्हीं कारकों के द्वारा, चाहे वायु के द्वारा, चाहे रनिंग वाटर बहते हुए जल के द्वारा या अन्य कारकों के द्वारा अपने स्थान से हटकर दूसरी जगह चली जाती है, तो उसे अपरदन कहते हैं। इसमें बच्चों आप देखेंगे अपरदन के साथ साथ में एक ट्रांसफर होता है। देखिए इरोजन मिट्टी का कटना, यानी अपनी परत से हट जाना। ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। डिपॉजिट और कहीं दूसरे स्थान पर जाकर वो डिपॉजिट हो जाना या उसका निक्षेपण हो जाना, वहां पर जम जाना, तो उसे डिपॉजिट कहते हैं। तो इस प्रकार इरोजन में हमारे तीन कार्य होते हैं, जो 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इरोजन, सेकंड ट्रांसफर और थर्ड होता है हमारा इसमें डिपॉजिट। तो इस प्रकार से जब मिट्टी अपने स्थान से किन्हीं कारकों के द्वारा हटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो हम उसे मिट्टी अपरदन या सोयल इरोजन कहते हैं। सोयल इरोजन एक बेड कंडीशन होती है बच्चों मिट्टी के लिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में लगभग सैकड़ों साल लगते हैं, 100 ईयर के आसपास लगते हैं। लेकिन 1 सेंटीमीटर मिट्टी यदि तेज बारिश आ जाए तो कुछ ही क्षणों में वह कट जाती है, इरोजित हो जाती है, यानी कि उसका इरोजन हो जाता है और वह बहकर पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जिसे बनने में सैकड़ों साल लगे, वो कुछ ही देर में मिट्टी बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसलिए सोयल इरोजन को बच्चों रेगती हुई मृत्यु कहा गया है, रेगती हुई, समझ रही ना? इसलिए कहा गया है क्योंकि जब उपजाऊ मिट्टी नहीं रहती है, वहां पर बेकार मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या क्रॉप प्रोडक्शन ऐसा नहीं हो पाता है जो उपजाऊ मिट्टी में हो पाता है। बच्चों इसके साथ आता है, देखिए संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन मीन्स टू सेव फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए बचा कर रखना। यानी कि हमारे पास जो भी संसाधन हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, आज हम उसका यूज इस प्रकार से करें कि भविष्य में वे बचे रहें, इसी को कंजर्वेशन कहते हैं। और इसके साथ इस प्रकार से उसका यूज करें कि हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूटेड ना हो, एनवायरनमेंट भी सेफ रहे, और आने वाली जो फ्यूचर में जनरेशन है उसके लिए भी वो बची रह जाए। इस प्रकार के मेथड को, इस प्रकार की पद्धति को, इस प्रकार के तरीकों को भी संरक्षण कहा जाता है। क्योंकि जो आज हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ रिसोर्सेज उनमें बच्चों ऐसे होते हैं जो अनवीनीकरण होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। एक बार यदि हमने उनका यूज कर लिया तो हम उनका भविष्य में दोबारा यूज नहीं कर पाते। जैसे कोयल, कोयल मीन्स कोयला, एक बार आप यूज कर लीजिए राख बन जाएगी, है ना? पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल, एक बार यूज कर लीजिए धुआं बन के उड़ जाएगा, एक बार यूज कर पाएंगे। तो इस प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज होते हैं, और इनका संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है, ताकि फ्यूचर में इनकी कमी ना हो और हमारी आने वाली जो न्यू जनरेशन है उनके लिए कमी ना हो। बच्चों जब सोयल की बात आती है तो मैं कहूँगा कि सोयल इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड रिन्यूएबल रिसोर्स, और इसका कंजर्वेशन मस्ट है, बहुत जरूरी है बच्चों। यदि ऐसा नहीं होगा तो आने वाली फ्यूचर में जो न्यू जनरेशन होगी उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब हमारे पास सोयल जैसी इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ही नहीं रहेगी, उसका उपजाऊपन ही नहीं रहेगा, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे होगा? पशुओं के लिए चारा कहाँ से उत्पन्न किया जाएगा? खाने के लिए हमारी क्रॉप्स कहाँ से पैदा होंगी? तो इसलिए
कंजर्वेशन ऑफ सोयल इज मस्ट एंड कंपल्सरी एंड एसेंशियल। ओके स्टूडेंट, आज मुझे इस टॉपिक में इतना ही पढ़ाना था और मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है मिट्टियों के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन किया है और इसके साथ सोयल इरोजन बताया है और कंजर्वेशन ऑफ सोयल बताया है, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आपने ठीक से अंडरस्टैंड किया होगा। इफ हैव यू एनी डिफिकल्टी रिलेटेड टू चैप्टर एंड रिलेटेड टू सब्जेक्ट, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल।